व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं वैभव गिरी आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और आज की डेट में हमारा टॉपिक है कैटालिसिस। सरफेस केमिस्ट्री अपना चैप्टर चल ही रहा है और सरफेस केमिस्ट्री के अंतर्गत हमारा दूसरा चैप्टर है आज कैटालिसिस यानी कि उत्प्रेरण। आज बहुत ही फनी तरीके से मैं आपको उत्प्रेरण समझाने वाला हूं और आशा करता हूं आपको इतना बढ़िया तरीके से उत्प्रेरण समझ में आएगा। बस आप वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल स्किप ना करें और देखते चले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्प्रेरण होता क्या है या कैटालिसिस होता क्या है। देखिए, मैंने आपको पहले भी केमिकल काइनेटिक्स में इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको थोड़ा सा नहीं बताया था, लेकिन हाँ, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा जरूर की थी कि आखिर कैटालिसिस होता क्या है। तो आज डिटेल में बात करते हैं कि कैटालिसिस कहलाता क्या है। तो चलिए देखो, कैटालिसिस का मतलब होता है कि ऐसा कोई सब्सटेंस जो किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है और उस केमिकल रिएक्शंस की रेट को क्या करता है, इफेक्ट करता है। मतलब या तो बढ़ा सकता है या घटा सकता है, लेकिन खुद जो होता है वो केमिकली क्या होता है, बिल्कुल चेंज नहीं होता है। जैसे जैसे रिएक्शन एंड होती है वो अपने पास वापस आ जाता है। कहने का मतलब, अगर हम इसकी बात करें हिंदी में डेफिनेशंस की, तो किस तरीके से होगी कि ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर उस रासायनिक अभिक्रिया की दर को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं रासायनिक रूप से अभिक्रिया के अंत तक अपरिवर्तित रहते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक कहलाता है। और ये जो फिनोमेना होता है और ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटालिसिस। ध्यान रखना, कैटालिस्ट होता है उत्प्रेरक और कैटालिसिस होता है उत्प्रेरण। ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम कैटालिसिस, उत्प्रेरण। फॉर एग्जाम्पल, मैंने पहले भी आपको क्लियर किया था, एक बार फिर से आपको समझाने वाला हूं वही एग्जाम्पल के साथ में। देखो क्या होता है, दो गुट है, ठीक है, दो लोग हैं या दो व्यक्ति है, कोई भी आप मान लो, और वो दोनों आपस में झगड़ा कर रहे होते हैं। और कैसे झगड़ा कर रहे होते हैं? बातों बातों से झगड़ा चल रहा होता है। अरे यार तुमने ऐसा कर दिया, अरे तुमने ऐसा कर दिया। दोनों की लड़ाई चल रही होती है, लेकिन ऐसे में एक एंट्री होती है किसी थर्ड पर्सन की, और थर्ड पर्सन जाके क्या देखता है, बहुत देर से ऑब्जर्व कर रहा होता है उन दोनों को, ये साले आपस में बात कर रहे हैं, कोई किसी को कुछ बोल नहीं रहा है। तो थर्ड पर्सन जाके बोलता है, अरे पागल हो क्या, वो तुम्हें गाली दे रहा, तुम कुछ कह नहीं रहे, अरे तुम सुनते जा रहे हो इतनी देर से। और दोनों के बीच में क्या कर देगा? युद्ध करा देगा। क्या करा देगा? युद्ध करा देगा। और स्वयं क्या, जब उन दोनों का युद्ध हो जाएगा तो स्वयं क्या होगा? आपस में निकल आएगा। ये काम किसका होता है? कैटालिस्ट का। सेम कैटालिस्ट का काम है। दो रिएक्टेंट हैं ए और बी, दोनों रिएक्टेंट आपस में कोलाइड करके, कोलिजन करके कोई नया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हो नहीं पा रही। बेचारे बहुत परेशान हैं। क्यों नहीं हो पा रही है ये भी आपको पता है, मैंने आपको पहले बताया था। इनके पास में इतनी एनर्जी नहीं है या किसी और भी कई फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से ये प्रोडक्ट नहीं बना पा रहे होते हैं। तो क्या करेगा? कैटालिस्ट जाएगा। कैटालिस्ट जाके इन दोनों के बीच में क्या करेगा? कुछ अपना काम करेगा, अपना कुछ योगदान देगा और कैटालिस्ट इन दोनों के बीच की रिएक्शन करा देगा। जो रिएक्शन होनी थी, लेकिन अब होनी थी तो कब होनी थी? ये रिएक्शन जब होती, जब क्या होगा? जब मान लो 1 दिन में होगी, 2 दिन में होगी, या मान लो बहुत टाइम लगने वाला था इस रिएक्शन की रेट को। रिएक्शन तो जरूर होती, ध्यान रखना, उत्प्रेरक कोई रिएक्शन स्टार्ट नहीं करा सकता। रिएक्शन तो इन दोनों में होती, लेकिन बहुत टाइम लगता। जो रिएक्शन 1-2 दिन में होने वाली थी, अब वो रिएक्शन कितनी देर में होगी? अब क्या होगी? बहुत जल्दी हो जाएगी। वो रिएक्शन हो सकता है 1-2 घंटे में हो जाए। जब वो दोनों आपस में, जो लड़के थे, वो लड़ाई कर रहे थे, एक दूसरे से गालियां बक रहे थे, तो लड़ते तो जरूर, लेकिन थोड़ा टाइम लगता ना, 15-20 मिनट बाद लड़ते। तो ये थर्ड पर्सन गया, इसने क्या किया? जल्दी लड़वा दिया। हरे ना आपको बात समझ में? तो ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है अपना कैटालिस्ट। कैटालिस्ट का रोल समझ में आ गया आपको। अब हम बात करते हैं कैटालिस्ट के टाइप के, कितने प्रकार के होते हैं। देखो, कैटालिसिस एक्चुअली में 2 प्रकार का होता है। किसके आधार पर? अगर हम बात करें इनकी फिजिकल स्टेट के आधार पर, जो कैटालिसिस होता है, कैटालिसिस 2 टाइप्स का होता है। कौन कौन से 2 टाइप्स? एक होता है आपका होमोजीनियस कैटालिसिस, होमोजीनियस कैटालिसिस, और एक होता है आपका हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। ठीक है, एक होमोजीनियस कैटालिसिस होता है और एक हेट्रोजीनियस कैटालिसिस होता है। दोनों में क्या डिफरेंस होता है समझिए। जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों एक ही फेज में हो, एक ही प्रावस्था में हो, जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट क्या हो, दोनों एक ही फेज में हो, तो आप समझ जाइए
कि ये होमोजीनियस कैटालिसिस है। और जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट, जब रिएक्टेंट और कैटालिस्ट क्या हो, अलग अलग फेज में हो, तो आप समझ जाइए कि वो हेट्रोजीनियस कैटालिस्ट। समझ के? तो देखो क्या होता है, जैसे मान लो एक रिएक्शन है SO2 प्लस O2 गिव्स यू SO3, ठीक है, ये रिएक्शन है और ये रिएक्शन NO उत्प्रेरक की प्रेजेंस में होती है, नहीं, ठीक है, NO उत्प्रेरक की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है। यहां SO2 क्या है, गैसियस स्टेट में है, यहां O2 क्या है, ये भी गैसियस स्टेट में है, और ये जो NO नाइट्रिक ऑक्साइड ये भी कैसा है, गैसियस स्टेट में है। कैसे है, गैसियस स्टेट में ये तीनों हैं। तो बताओ, ये है रिएक्टेंट, ये है कैटालिस्ट और ये है प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट और कैटालिस्ट दोनों कैसे हैं, एक ही प्रावस्था में है, ये भी गैसियस स्टेट में है और ये भी गैसियस स्टेट में है। तो ये क्या कहलाता है अपना, तो ये कहलाता है समांगी उत्प्रेरण, यानी कि होमोजीनियस कैटालिसिस, ठीक है। तो ये क्या कहलाया आपका, समांगी उत्प्रेरण। अब समझते हैं, बात करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण की। इसमें क्या है, तो चलो इसका एक एग्जांपल समझते हैं। नाइट्रोजन की हम रिएक्शन कराते हैं अगर हाइड्रोजन के साथ, तो हमारा बनता है क्या, अमोनिया गैस बनती है। ये वैसे अमोनिया बनाने की हैबर विधि कहलाती है, हैबर प्रोसेस ऑफ अमोनिया, तो ठीक है। यहाँ हम कैटालिस्ट जो लेते हैं वो लेते हैं Fe माने आयरन। तो यहाँ जो नाइट्रोजन होता है ये गैसियस स्टेट में रहता है, ये जो हाइड्रोजन है ये भी गैसियस स्टेट में रहता है, लेकिन जो आयरन है वो कैसा रहता है, सॉलिड स्टेट में रहता है। तो बताओ, रिएक्टेंट कैसे हैं, गैसियस स्टेट में है, जबकि कैटालिस्ट कैसा है, सॉलिड स्टेट में है। तो दोनों भिन्न भिन्न फेजेस में है, विभिन्न विभिन्न प्रावस्थाओं में होने के कारण ये वाला जो कैटालिसिस होता है इसको अपन हेट्रोजीनियस कैटालिसिस कहते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा समांगी और विषमांगी। क्या डेफिनेशन हो जाएगी दोनों की, कि जब अभिकारक व उत्प्रेरक दोनों समान प्रावस्था में होते हैं तो इसे कहते हैं हम होमोजीनियस कैटालिसिस, और जब अभिकारक व उत्प्रेरक दोनों भिन्न भिन्न प्रावस्थाओं में होते हैं तो ये कहलाते हैं हेट्रोजीनियस कैटालिसिस। आपको ये नोट्स जरूर बनाने हैं, नोट्स आप धीरे धीरे करके अपने बनाते जाइए ताकि आपको बाद में दिक्कत ना हो। देखिए, अगर आप केवल वीडियो देखते हैं तो आप उतने अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। हो सकता है जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन कुछ समय बाद जब आप इसको 1, 2, 4 दिन बाद आप रिवीजन करने बैठोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी, आप भूल जाओगे कि मैंने आपको क्या बताया है। इसीलिए एक बार आप नोट्स अपने ज़रूर बनाते जाइए, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं अपने दूसरे टाइप के कैटालिसिस की। और अब इनका जो हम इनका डिस्क्रिप्शन करने जा रहे हैं, ये तो था आपका इनकी जो है प्रावस्थाओं के आधार पर, और अब हम बात कर रहे हैं किसके आधार पर, इनकी वर्किंग प्रोसेस के आधार पर। किसके आधार पर, बेस्ड अपॉन या बेस्ड ऑन वर्किंग प्रोसेस, इनकी कार्य विधि के आधार पर उत्प्रेरक कितने प्रकार के होते हैं, उत्प्रेरण कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। कौन कौन से, नंबर फर्स्ट आपका आता है पॉजिटिव कैटालिसिस। कौन सा, पॉजिटिव कैटालिसिस, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं धनात्मक उत्प्रेरण। पॉजिटिव कैटालिसिस यानी कि धनात्मक उत्प्रेरण। अब धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है, और साथ में एक और ले लेता मैं आपको, नेगेटिव कैटालिसिस। देखो क्या होता है, धनात्मक उत्प्रेरण क्या होता है और ऋणात्मक उत्प्रेरण क्या होता है। तो बड़ा सिंपल है, ऐसे पदार्थ जिनसे अभिक्रिया की दर क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रिएक्शन की रेट को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, तो वो कहलाते हैं पॉजिटिव कैटालिस्ट। क्या कहलाते हैं, पॉजिटिव कैटालिस्ट। और ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉजिटिव कैटालिसिस। क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कैटालिसिस, यानी कि धनात्मक उत्प्रेरण। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऐसे पदार्थ जो किसी अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं धनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं, और यह क्रिया क्या कहलाती है, धनात्मक उत्प्रेरण कहलाती है।
ठीक। दूसरा होता है नेगेटिव कैटालिसिस। आप बहुत समझदार हैं, मुझे पता है, आप समझ गए होंगे इसकी परिभाषा। जब इसकी पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ाते हैं। तो आप समझ गए होंगे इसका क्या बोलेंगे कि ये अभिक्रिया ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाते हैं। क्या करते हैं, घटाते हैं। ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर को घटाते हैं नेगेटिव कैटालिस्ट कहलाते हैं, और यह प्रोसेस नेगेटिव कैटालिसिस कहलाती है। एग्जाम्पल, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल हम इस तरीके से दे सकते हैं। जैसे पॉजिटिव का तो जो हमने लिखा था वही ठीक है, N2 + 3H2 gives you 2NH3। यहाँ Fe क्या कर रहा है, यहाँ Fe इन दोनों की स्पीड को क्या कर रहा है, इस रिएक्शन की दर को क्या कर रहा है, बढ़ा रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, जो है पॉजिटिव कैटालिसिस कहलाएगा, है ना। और नेगेटिव कैटालिसिस क्या होता है, जैसे मान लो हमने यहाँ पे ले लिया सोडियम सल्फाइड ले लिया, ठीक है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड ले लिया, और इसकी रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ कराई, तो ये बनता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट बनता है। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन किया तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट बनता है। लेकिन यदि इसमें, वैसे ही रिएक्शन जल्दी हो जाएगी, लेकिन यदि हम इस रिएक्शन में थोड़ा सा क्या मिला दें, ग्लिसरॉल मिला दें। क्या मिला दें, ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरॉल यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य करेगा। कौन सा उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक का कार्य करेगा, नेगेटिव कैटालिस्ट का कार्य करेगा। किसका, नेगेटिव कैटालिस्ट का कार्य करेगा कौन, ग्लिसरॉल। तो ये रिएक्शन अब देर में होगी, अब जल्दी नहीं होगी, अब क्या होगी, देर में। मैं समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू, पॉजिटिव का और नेगेटिव का। जैसे पहले भी हम एग्जाम्पल से बात कर चुके हैं, वही एग्जाम्पल मैं चाहता हूं कि उसी से रिलेटेड आपको बताया जाए, ताकि आप पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से जो है अपने आप को समझ पाएँ। तो देखो क्या होता है, जब वो दोनों लोग लड़ रहे थे, तो अगर हमें उनकी स्पीड क्या करनी है, बढ़ानी है, मतलब हम चाहते हैं कि वो लोग क्या करें, जल्दी, तो हम उस हिसाब से मोटिवेट करेंगे। ऐसे व्यक्ति को भेजेंगे जो जाके जल्दी वहाँ पर क्या करा दे, लड़ाई करा दे, है ना, क्या करा दे, जल्दी क्या करा दे, लड़ाई करा दे। तो वो जाके जाएंगे दोनों, मतलब वो दोनों लड़ रहे हैं, तो तीसरा जाएगा और उनको समझा बुझाएगा, मतलब समझाया बुझाएगा नहीं, और भड़काएगा, और भड़काने के बाद क्या होगा, इनकी स्पीड बढ़ा देगा, और ये कहलाएगा पॉजिटिव कैटालिसिस, राइट। अब यदि दोनों लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, मान लो घर के लोग हैं, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, है ना, दो भाई आपस में लड़ रहे हैं, तो हम लोग क्या चाहते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को वहाँ पे पहुँचाया जाए जो उन दोनों भाइयों को समझाए और लड़ाई को डिक्रीज़ कराए, है ना, लड़ाई की दर को कम कराए। तो कोई बूढ़ा या कोई भी ऐसा व्यक्ति जाता है, उन दोनों को प्यार से समझाता है, और वो दोनों भाई लड़ना बंद कर देते। तो वही काम इसका है। रिएक्शन बहुत जल्दी होगी, लेकिन अब क्या होगा, अब रिएक्शन मतलब लड़ाई तो होगी लेकिन धीरे होगी, अब उतनी नहीं होगी, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये होता है नेगेटिव कैटालिसिस। थर्ड आपका आता है जिसको हम बोलते हैं ऑटो कैटालिसिस। ऑटो कैटालिसिस, ऑटो कैटालिसिस का मतलब क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं स्व उत्प्रेरण। स्व उत्प्रेरण ये क्या होता है, तो स्व उत्प्रेरण का मतलब होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद, जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उस रासायनिक अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है, क्या कहलाता है, स्व उत्प्रेरक कहलाता है, और यह क्रिया विधि स्व उत्प्रेरण कहलाती है। बात समझ में आ रही है आपको, नहीं, चलो समझते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हम एस्टर का जल अपघटन करते हैं, RCOOR, इसको हम एस्टर बोलते हैं, शायद आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, क्या बोलते हैं, एस्टर। और इसका हम जल अपघटन करेंगे, जल अपघटन का मतलब होता है जल से इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो ये H+ की प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है। तो ये क्या होगा, ये बनाता है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ठीक है, और बनाता है एल्कोहल। क्या बनाता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाता है और एल्कोहल। आप अच्छे से जानते हैं COOH को हम कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं, और OH जिसमें लगा होता है वो एल्कोहल होता है। तो ये क्या कहलाएगा, जब भी किसी एस्टर का हम जल अपघटन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है और एल्कोहल बनता है। तो ये रिएक्शन शुरू में बड़ी धीमी होती है, कैसी होती है, धीमी धीमी हो रही होती है, लेकिन जैसे ही इस रिएक्शन में RCOOH बनता है, क्या बनता है, RCOOH, यानी कि कार्बोक्सिलिक अम्ल जैसे ही बनता है, ये इस रिएक्शन के लिए क्या करता है, ऑटो कैटालिसिस का कार्य करता है, ऑटो कैटालिस्ट का कार्य करता है ये। लेकिन जैसे ही अभिक्रिया में ये बना, ये रिएक्शन बहुत फास्ट हो जाती, फिर जल्दी हो जाती,
आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि RCOOH फिर से डिसोसिएट हो जाता है RCOO माइनस और H प्लस में। तो अगर H प्लस इससे मिलेगा तो वो H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ बढ़ जाएगी और यहाँ H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी तो ये रिएक्शन इस दिशा में बहुत तेजी से हो जाएगी लासातेलिए नियम के अनुसार। शायद आपको याद हो फर्स्ट ईयर में मैंने पढ़ाया था ली चैटलियर्स प्रिंसिपल, लासातेलिए का नियम, उसमें ये चीज़ थी। ठीक है, फिर फोर्थ आपका आता है जो कि लास्ट है और फोर्थ को हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटालिसिस। इंड्यूस्ड कैटालिसिस, इंड्यूस्ड कैटालिसिस का मतलब क्या होता है? इसको हिंदी में बोलते हैं हम प्रेरित उत्प्रेरण। ये क्या होता है? चलो इसको भी समझ लेते हैं, बड़ी सिंपल सी बात है। प्रेरित उत्प्रेरण का मतलब होता है कि यदि कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को प्रेरित करती है, कोई एक रासायनिक अभिक्रिया किसी दूसरी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कर दे? प्रेरित कर दे, तो क्या कहलाता है? प्रेरित उत्प्रेरक कहलाता है। और ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं? प्रेरित उत्प्रेरण कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, होता क्या है कि यदि हमारे पास में है सोडियम सल्फाइड, यही ठीक है, सोडियम सल्फाइड का अगर हम ऑक्सीडेशन कर दें तो क्या बन जाता है? सोडियम सल्फेट बन जाता है Na2SO4, राइट। और एक तो ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, एक दूसरी रासायनिक अभिक्रिया है Na3ASO3, इसको बोलते हैं हम सोडियम आर्सेनाइड। इसका अगर हम ऑक्सीडेशन करें तो कोई रिएक्शन नहीं होती है ना। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन करें तो सोडियम सल्फेट में हो जाता है, लेकिन सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन करें तो कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। तो फिर अगर ये दोनों रिएक्शन साथ में कराई जाएं तो ये वाली रासायनिक अभिक्रिया इस रासायनिक अभिक्रिया को होने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है और रिएक्शन हो जाती है। मतलब सर ऐसा कि अगर दोनों मिला दो, यानी कि Na2SO3 और प्लस Na3ASO3 दोनों का ऑक्सीडेशन एक साथ कर दो तो ये सोडियम जो सल्फाइड है वो चेंज हो जाता है सोडियम सल्फेट में, और जो सोडियम आर्सेनाइड है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें? सोडियम आर्सेनेट में। बात समझ में आ रही है आपको? एग्जाम्पल से इन दोनों को भी हम समझने की कोशिश करते हैं, अगर आपको समझ में आ जाए तो। हालांकि इन दोनों का एग्जाम्पल उतना खास नहीं है, बस हम ऐसे समझते हैं। ऑटो कैटालिसिस, कई बार क्या होता है किसी तीसरे आदमी को आने की ज़रूरत नहीं होती अपनी लाइफ में, है ना। हम खुद ही कोई काम कर रहे होते हैं। हमने मान लो 12th आप लोग कर रहे हैं, 12th आप सभी में किसी के साथ ऐसा अनुभव हुआ होगा कि आप पढ़ाई करते थे पहले बहुत कम, मतलब ऑलमोस्ट दिन में 2 घंटे, पूरा दिन और रात 24 घंटे में आप 2 घंटे पढ़ाई के लिए करते थे। अचानक से आपको ही मन में आता है, कोई इंसिडेंट आपके साथ होता है और अपने मन से लग जाता है कि नहीं यार मुझे पढ़ाई करनी चाहिए, और आप वो 2 घंटे से कब 20 घंटे पढ़ाई करना स्टार्ट कर देते पता नहीं चलता। तो ये क्या कहलाता है? ऑटो कैटालिसिस, यानी कि स्वयं अपने आप ही आप उत्प्रेरित हो गए, स्वयं को आपको लगा कि हाँ आप बढ़ानी चाहिए स्पीड और आपने बढ़ा दी। और अगर बात करें प्रेरित उत्प्रेरण की, कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ते थे, आप बिल्कुल पढ़ाई होती ही नहीं थी, लेकिन आपका कोई फ्रेंड बहुत ब्रिलियंट हो, क्लास में उसके अच्छे मार्क्स आए और वो आपको प्रेरित करे, जब भी आप उसके साथ पढ़ाई करने बैठो तो आप 2-2 4-4 घंटे पढ़ जाते हो, तो वो आपके लिए क्या करेगा? प्रेरक का काम करेगा, मोटिवेटर का काम करेगा। तो वो क्या कहलाएगा? प्रेरित उत्प्रेरक कहलाएगा। और इस तरीके की प्रोसेस जो होती है वो प्रेरित उत्प्रेरण कहलाती है। आपको समझ में आया कि क्या होता है कैटालिस्ट और कैटालिसिस? ठीक है, चलो इसके आगे की हम बात करते हैं। 2 चीज़ें आपको और अभी यहाँ पढ़नी है, और वो 2 चीज़ें क्या हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं, बोर्ड एग्जाम में सरफेस केमिस्ट्री में पहले भी क्लियर कर चुका हूं इसके पहले चैप्टर में कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। मतलब इससे तो क्वेश्चन आपका कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, JEE वगैरह या कुछ भी हो, आप इस चैप्टर को मिस नहीं कर सकते। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत ही इजी चैप्टर। मतलब ये समझ लीजिए अगर आपको ये आता है 3-4 नंबर बिल्कुल पक्के हैं आपके, बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे। बस ज़रूरत है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ने की और थोड़ा सा ये सोचने की कि हाँ मैं कर सकता हूँ। वैसे ही कई लोग मैंने देखा है केमिस्ट्री से बड़ा डर लगता है, अरे सर बहुत कमज़ोर है मेरी, ऐसा है वैसा है। बिल्कुल नहीं है, आप ऐसा मानते हो और सब कुछ मानने का ही होता है। ठीक है, तो चलो हम बात करते हैं किसकी? कैटालिस्ट की। कैटालिस्ट की तो बात चली रही है हमारी। मैंने कहा था आपको 2 चीज़ें और समझनी है,
एक होता है वर्धक। क्या होता है? वर्धक, उत्प्रेरक वर्धक। हम पूरे ही लिख दे इसको, उत्प्रेरक वर्धक, कैटालिस्ट प्रीमोटर्स। और एक होता है उत्प्रेरक विष, कैटालिस्ट पॉइजन। ठीक है, एक होता है उत्प्रेरक वर्धक और एक होता है उत्प्रेरक विष, कैटालिस्ट प्रीमोटर और कैटालिस्ट पॉइजन्स। समझिए इसको क्या होता है। उत्प्रेरक वर्धक हो चाहे उत्प्रेरक विष हो, ठीक है। अच्छा, उत्प्रेरक विष को हम जो है संदमक के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? संदमक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए। उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? ये स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, ये ऐसे पदार्थ होते जो उत्प्रेरक नहीं होते, लेकिन ये उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं, कैटालिस्ट की रिएक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। समझिए एग्जाम्पल से, वही एग्जाम्पल चल रहा है जो मैंने स्टार्टिंग में लिया था। दोनों लोग लड़ रहे हैं, तीसरा व्यक्ति किस लिए जा रहा है कि उनकी लड़ाई को क्या करा दे? इंक्रीज करा दे, बढ़वा दे, रिएक्शन जल्दी करा दे। लेकिन ये तो है जो जा रहा है वो तो है कैटालिस्ट, और वो दोनों जो है वो है रिएक्टेंट। जो लड़ रहे हैं वो क्या है? रिएक्टेंट। ये जो तीसरा उनकी लड़ाई स्पीड फास्ट कराने जा रहा है ये क्या है? कैटालिस्ट। लेकिन एक चौथा अन्य व्यक्ति है, और चौथा व्यक्ति क्या है? वो आ रहा है किस लिए? इस कैटालिस्ट को समझाने के लिए कि देख, जा तो रहे हो, नाक मत कटाना, जब जा रहे हो तो कायदे से लड़वा के आना और बहुत तगड़े लड़वा के आना, बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। यानी कि इनने क्या किया? ये चौथा व्यक्ति है, ये कैटालिस्ट नहीं है, क्योंकि ये जा नहीं रहा है वहां उन दोनों को कुछ बताने। ये तो सिर्फ क्या कर रहा है? कैटालिस्ट की एक्टिविटी को बढ़ा रहा है। सेम तो उत्प्रेरक वर्धक क्या होते हैं? स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते, ये उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देते हैं। उत्प्रेरक की सक्रियता को बढ़ा देंगे, वो क्या कहलाते हैं? वर्धक कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लो अपने पास में एक रिएक्शन है, N2 + 3H2 gives you 2NH3। यहां हम जानते हैं कैटालिस्ट कौन सा लेते? Fe, यानी कि आयरन, और यहां पर एक वर्धक लिया जाता है MO, मोलिब्डेनम। क्या लिया जाता है? मोलिब्डेनम। तो यहाँ क्या है? N2 और 3H2 क्या है? ये रिएक्टेंट है, ये दोनों लड़ रहे हैं। अब ये अमोनिया बनाएंगे, लेकिन पता नहीं कब बनाएंगे, 1 साल में 2 साल में, कोई आइडिया नहीं है। तो क्या करता है? Fe जाता है। Fe किस लिए जा रहा है? Fe कहेगा कि हम भाई इनकी रिएक्शन जल्दी करा देंगे, अमोनिया 1 दिन में बनवा देंगे। तो Fe आया, Fe रिएक्शन कराने लगा, लेकिन MO भी साथ में आया। और MO क्या है? MO कैटालिस्ट नहीं है, ये ध्यान रखना आप लोग। MO कैटालिस्ट नहीं है, मोलिब्डेनम कैटालिस्ट नहीं है। ये तो क्या किया? कैटालिस्ट की जगह पे, मतलब ये तो केवल आया कैटालिस्ट के साथ में Fe की रिएक्टिविटी को बढ़ाने, Fe की सक्रियता को बढ़ाने। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी रिएक्शन कराते हुए Fe कमजोर पड़ जाए, तो Fe की सक्रियता को बढ़ाने के लिए कौन आया? MO, मोलिब्डेनम। तो ऐसे पदार्थ जो स्वयं उत्प्रेरक नहीं होते लेकिन उत्प्रेरक की सक्रियता बढ़ा देते हैं, क्या कहलाते हैं? उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। राइट। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक विष की। ये क्या होता है? तो बस समझ गए आप लोग, विष मतलब जहर। वही काम है, ऐसे पदार्थ जो किसी उत्प्रेरक की सक्रियता को घटा देते हैं। मतलब अगर कोई जा रहा है रिएक्शन की रेट को इंक्रीज कराने, कोई जा रहा है, तो कोई चौथा व्यक्ति आएगा और बोलेगा, चौथा व्यक्ति आके बोलेगा कि भाई देखो, जा रहे हो लेकिन ज़्यादा तेज मत कराना, बेचारे बच्चे हैं, नहीं लड़ने दो उनको। ऐसा करके उसकी रिएक्टिविटी क्या कर दी? इसने घटा दी, जो डिक्रीज कर दी। उत्प्रेरक नहीं है वो, लेकिन जो उत्प्रेरक है, जो उन दोनों की स्पीड को तेज कराने जा रहा था, उसकी सक्रियता को क्या कर दिया? घटा दिया। वो क्या कहलाता है? उत्प्रेरक विष। जैसे जो प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है, तो ना प्लेटिनम उत्प्रेरक जो होता है, तो आर्सेनिक उसके लिए विष का कार्य करता है। यानी कोई रिएक्शन अगर प्लेटिनम के द्वारा चल रही, जैसे मान लो H2 + O2 है, तो इसके द्वारा अगर मान लो H2O बन रहा है, ठीक है, और ये मान लो क्या हो रही है? प्लेटिनम उत्प्रेरक के साथ बन रहा है। रिएक्शन कोई भी हो सकती है, मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल लिया। तो अगर प्लेटिनम के साथ में थोड़ा सा आर्सेनिक मिला दिया जाए, तो प्लेटिनम उत्प्रेरक की सक्रियता को नष्ट कर देगा कौन? आर्सेनिक। कहीं भी आर्सेनिक और प्लेटिनम साथ नहीं हो सकते, अगर हैं तो उनके पीछे एक विशेष कारण होगा। और कारण क्या? कारण यही होगा कि रिएक्शन बहुत फास्ट हो रही होगी, तो रिएक्शन को थोड़ा सा कम करना होगा। कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आर्सेनिक यहाँ मिलाना पड़ेगा। तो आप बोल सकते हो सर, अगर जब कम ही कराना है तो उत्प्रेरक की जरूरत ही क्या है? उत्प्रेरक ही हटा दो। नहीं, वैसे में रिएक्शन मान लो 10-15 दिन में होगी,
उत्प्रेरक के साथ रिएक्शन क्या हो जाएगी, मान लो 10 सेकंड में हो रही, लेकिन हम चाह रहे हैं कि 1 घंटे में हो, 10 सेकंड में भी ना हो, तो फिर थोड़ा सा इसकी सक्रियता कम कर देंगे। तो 10 दिन में भी नहीं होगी, 10 सेकंड में भी नहीं होगी, हाँ 1-8 घंटे में हो जाएगी, 2 घंटे में। इसलिए हमें उत्प्रेरक प्लस क्या करना पड़ता, आर्सेनिक, दोनों ही यूज़ करने पड़ते, ठीक है, जब भी हमें प्लेटिनम उत्प्रेरक की सक्रियता को कम करना हो। तो ये मैंने ऑलमोस्ट आपको सारा कैटालिस्ट समझाया, इसके टाइप्स बताए। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ कैटालिस्ट। आखिर कैटालिस्ट की प्रॉपर्टी क्या होती है, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है इनकी, समझते हैं अपन, प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट। नंबर पहली बात कि जो कैटालिस्ट होता है वो बहुत स्मॉल क्वांटिटी उसकी लगती है किसी भी रिएक्शन के लिए। जैसे मान लो H2O2 जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, उसका डिसोसिएशन अगर करना है तो अगर 10⁸ लीटर अमाउंट में वो अपने पास में है, समझ रहे हैं, 10⁸ लीटर अमाउंट में वो अपने पास में है, तो मात्र 1 ग्राम कैटालिस्ट लगेगा उसको रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, ठीक। दूसरी बात हम बात करते हैं, पहली बात ये होगी कि बहुत सूक्ष्म मात्रा में लगता है प्रोडक्ट। दूसरी बात ये कि ये कभी प्रोडक्ट को चेंज नहीं करता है, मतलब यदि किसी रिएक्शन से मान लो जैसे N2 और H2 से पता है कि अमोनिया बननी है, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि कोई उत्प्रेरक चेंज कर दो आप तो अमोनिया की जगह कोई और बन जाए, नहीं। अगर उत्प्रेरक मतलब नॉर्मल में अमोनिया बननी है तो उत्प्रेरक लगा के भी अमोनिया ही बनती है, उत्प्रेरक से आप किसी भी रिएक्शन का प्रोडक्ट चेंज नहीं कर सकते हो। नंबर तीसरी बात कि उत्प्रेरक किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट नहीं कर सकता है, यानी कि कोई रिएक्शन जैसे होती नहीं है, ठीक है, कोई रिएक्शन होती ही नहीं है, बिल्कुल किसी भी कंडीशन में होती ही नहीं है, मान लो कुछ बनता ही नहीं है उससे, तो उत्प्रेरक अकेला उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। या कहने का मतलब कि उत्प्रेरक अकेला कुछ नहीं कर सकता है ना, अकेला उत्प्रेरक तुम कहो कि रिएक्शन स्टार्ट करा दे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। उत्प्रेरक केवल रिएक्शंस की स्पीड रेट को इफेक्ट करता है, या तो दर बढ़ाएगा या फिर दर घटाएगा, ठीक है। नंबर अगली बात है आपकी कि ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं करता है। इक्विलिब्रियम यानी कि साम्यावस्था को ये डिस्टर्ब नहीं करता है। मतलब सर, मतलब ये कि साम्यावस्था आप सभी लोगों ने अच्छे से पढ़ी होगी। साम्यावस्था का मतलब ये है कि जब अग्र अभिक्रिया की दर और पश्च अभिक्रिया की दर कैसी हो जाए, बराबर हो जाए। जैसे मान लो C+A और B+D ये कोई रिएक्शंस हो रही है, तो इस तरफ भी हो रही है और इस तरफ भी हो रही है, जितनी देर में यहाँ से ये बनता है उतनी ही देर में यहाँ से ये बन जाता है, ये कहलाता है इक्विलिब्रियम। तो अगर उत्प्रेरक डालने से यदि इस रिएक्शन की रेट बढ़ जाएगी तो इस रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाएगी, अतः कोई भी उत्प्रेरक हो ये इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, इक्विलिब्रियम इससे समाप्त नहीं हो सकता है। और मेन रोल क्या होता है उत्प्रेरक का, मैं आपको केमिकल काइनेटिक्स में बहुत अच्छे से बता चुका हूं, और जिन लोगों ने भी ये वीडियो देख रहे हैं केमिकल काइनेटिक्स नहीं देखी तो आप इस आई बटन को क्लिक कीजिए, तो आपको वहां से जो है केमिकल काइनेटिक्स का पहला वीडियो देखने मिल जाएगा, जिसमें लास्ट वीडियो देखने मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको ये बताया डिटेल में कि एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में बताया कि वो क्या होती है। और जो नहीं देख पा रहे आई बटन, तो मैं आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा उस वीडियो की, तो आप वो वीडियो जरूर देख लेना ताकि आपको और डिटेल में समझ में आ जाए। तो उत्प्रेरक का रोल ये होता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है। इस तरीके से मैंने बताई थी कि कोई भी दो जो है रिएक्टेंट होते हैं उनके पास मिनिमम इस एनर्जी के बराबर एनर्जी होनी चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो पाते हैं। ये एनर्जी कहलाती है देहली ऊर्जा, ये कहलाती है। और किसी भी अणु के पास मान लो देहली ऊर्जा नहीं है, थोड़ी कम एनर्जी है, तो देहली ऊर्जा के बराबर बाहर से अलग से एनर्जी देनी पड़ती है। इस अलग से दी हुई एनर्जी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। तो उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक का काम ये होता है कि ये सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, या यूं कहें कि ये अभिकारकों को एक अलग से रास्ता प्रदान करता है उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए। तो सीधी बात है, अगर आपसे कोई पूछे कि बताओ उत्प्रेरक का मेन रोल क्या होता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तो आपको जवाब देना है कि उत्प्रेरक सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देता है, एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर देता है, ठीक है। तो ये हुआ, मैंने आपको बताया क्या प्रॉपर्टीज ऑफ कैटालिस्ट। और लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का मैं आपको और बता रहा हूँ, और जिससे कैटालिस्ट खत्म। लास्ट टॉपिक है कि एंजाइम कैटालिसिस क्या होते हैं। क्या है एंजाइम कैटालिसिस, क्या होते हैं एंजाइम कैटालिसिस, क्या होते हैं। देखो एंजाइम कैटालिसिस का मतलब ये है
कि एंजाइमों द्वारा जो अभिक्रिया उत्प्रेरित होती हैं, ठीक है, एंजाइमों द्वारा उत्प्रेरित होने वाली अभिक्रिया को हम एंजाइम कैटालिसिस रिएक्शंस कहते हैं। और एंजाइम होते क्या है, एंजाइम क्या होते हैं, उच्च अणुभार वाले जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो प्रोटीनीय पदार्थ होते हैं और जो जीवित कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये इनके बारे में थोड़ी सी डेफिनेशन है, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट बहुत अच्छे से इसको समझते होंगे एंजाइम कैटालिसिस। और अगर इसके हम एग्जाम्पल बोलें तो जैसे आप सभी जानते हैं सुक्रोज का जल अपघटन, ये बड़ी फेमस रिएक्शन है एक सुक्रोज। इसका अगर अपन हाइड्रोलिसिस कराएं तो हम जानते हैं सुक्रोज के जल अपघटन से ग्लूकोज बनता है और क्या बनता है, फ्रक्टोज बनता है। तो ये रिएक्शन जो है इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा होती है। किसके द्वारा, इन्वर्टेज एंजाइम द्वारा होती है, ठीक है। इसी तरीके से ऑलमोस्ट लगभग में मैंने आपको ये सारा कैटालिस्ट यानी कि जो दूसरा इसका चैप्टर है सरफेस केमिस्ट्री का, मैंने आपको पूरा कंप्लीट कर दिया है। अब बचा है सिर्फ इसका एक, और वो है अपना कोलॉइडियल स्टेट। वैसे मुझे आज कोलॉइडियल स्टेट पढ़ाना था, लेकिन मैंने आपको टाइम देखते हुए पहले ये कवर करा दिया। अगले वीडियो में मैं आपको कोलॉइडियल स्टेट के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और लॉकडाउन का आनंद लें। थैंक यू वेरी मच।